वेलकम टू लीगम लाइव। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग के ऊपर, जो कि आपके क्लैट के एग्ज़ाम से डील करता है। इसके अंदर आपको क्या है कि क्लैट के एग्ज़ाम में लीगल रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर प्रिंसिपल बेस्ड रहते हैं। आपको प्रिंसिपल दे दिया जाता है, चाहे वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड हो, या फिर मेंस रिया से रिलेटेड हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में। सो आपको प्रिंसिपल बता दिया जाता है, उसके ऊपर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन मिलते हैं कि बताइए इसमें कौन से आप प्रिंसिपल अप्लाई करके उसका आंसर देते हो। ठीक है। सो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, जो भी प्रिंसिपल दिया। अब यहाँ पे हम एक जो गैस लीकेज का एक इंसिडेंट हुआ था 2020 में 7 मई को विशाखापट्टनम में, उसके ऊपर क्या है कि इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं हमें, और उसके ऊपर हमें क्या है कि क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैस लीकेज है उसके बारे में हम कैसे उन्होंने जो दिया उसको हम पढ़ेंगे। ऑन 7 मई 2020 मेजर लीकेज ऑफ styrene gas was reported from the plastic manufacturing plant LG Polymers located on the outskirts of the Visakhapatnam city. The accident took place when the cooling system of Polymers plant got clogged due to the mismanagement of factory workers and resulted in turning the city into a gas chamber. The gas which leaked was styrene gas, which is hazardous chemical under Rule 2E plus entry 583 of Schedule 1 of Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rule 1989। सो हजार्डियस थिंग्स की हम बात करें, हजार्डियस केमिकल की बात करें, जो भी खतरनाक चीज़ें हैं हमें उनको कैसे हैंडल करना, उनको कैसे टैकल करना है, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। अगर इसकी वजह से अगर किसी को नुकसान रहता है, ठीक है, किसी को इंजरी होती है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है। वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो सकती है, एब्सोल्यूट, या फिर आपकी प्रिंसिपल ऑफ पे, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया था, जो कि इन्वायरमेंटल से डील करता है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पोल्यूटर पे एक डॉक्ट्रिन है, जो पोल्यूशन करेगा उसको पे करना पड़ेगा। इस डॉक्ट्रिन को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आइए देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ पोल्यूटर पे इज ए वेल established प्रिंसिपल ऑफ environmental law which place a obligation on compensating the damage to the people who ought to reimburse it and have the capacity to disperse it. The principle explicitly affirms that the person who damage or destruct the environment has the absolute obligation to bear the cost of ameliorating the environment in इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस है जो हमारे एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। ऑफ इंडिया हेल्ड दैट पोल्यूटर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे जो केस है उसके अंदर जो एपेक्स कोर्ट ने बोला उसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, ये जो है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लॉ करने वाले हैं। तो ये फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन दी है उसको आपको समझना है, जो भी डायरेक्शन दी है उसको समझना है। रिस्पॉन्सिबल टू reimburse the individual sufferers as well as for the revitalization on the damaged environment। राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो केस लॉ में बताया है उसको यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। सो आगे देखते हैं प्रिंसिपल 2। हमने पहले पढ़ा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पोल्यूशन करेगा वो पे करेगा किसको, जिसको डैमेज हुआ है उसको, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में डैमेज हुआ है उसको भी। राइट, यानी वो दोनों के लिए लायबल रहेगा। अगर पोल्यूशन हुआ है इन्वायरमेंट में उसके लिए भी वो पे करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर किसी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन को अगर उससे इंजरी हुई है, या वो भी अगर उससे इफेक्टेड है, या वो भी उससे सफ़र हुआ है, उसके लिए भी वो पे करेगा। राइट। सो ये है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एज पर इन्वायरमेंटल लॉ। नाउ सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक केस था, रियान वर्सेस फ्लेचर का केस है। ये टोर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। ठीक है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाती है जहाँ पे आपका मेंसरिया नहीं रहता। मेंसरिया क्या है, क्राइम के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है। सो इंटेंशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, आपकी इलीगल इंटेंशन होनी चाहिए। जब भी कोई आप ऐसा एक्ट करते हो जो किसी को इंजरी कॉज करता है, उसके लिए आपका मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया मतलब इलीगल इंटेंशन। ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस रहता है, यानी कि कोई भी क्राइम रहता है, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि अभी आपको एलएलबी में जाना है। ठीक है।
तो वहाँ पे जब भी आप पढ़ोगे क्राइम के बारे में, ऑफेंस के बारे में, वहाँ पे आपकी इलीगल इंटेंशन होनी ज़रूरी है, आपका मेंसरिया होना ज़रूरी है। अगर आपका मेंसरिया नहीं है देन आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी कोई इलीगल इंटेंशन के अलावा भी कुछ ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे अगर वो एक्ट आपने कर दिया तो वो एक क्राइम है, वो क्या है, एक ऑफेंस है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको ये आपकी मेंसरिया की बात करूँ, जैसे अभी आपने किसी को पंच मारना है, ठीक है, आपको ग्रीवियस हर्ट देना है किसी को, उस केस में आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है, या फिर आपने किसी का मर्डर करना है, वहाँ पे आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है, कि आप उसको सही में मारना चाहते थे, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इलीगल इंटेंशन होनी चाहिए उस एक्ट को करने की। और एक्ट क्या है, आप किसी को मारना चाहते थे, राइट। सो इंटेंशन प्लस में एक्ट दोनों चीज़ होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है आपके दिमागी तौर से भी आप उस चीज़ के लिए होने चाहिए और एक्ट के रूप में भी। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बड़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो और उस केस में किसी की डेथ कोज हो जाती है, आपकी इंटेंशन तो नहीं थी उसको मारने की, लेकिन आपकी लायबिलिटी बनती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बन जाती है यहाँ पे, कि आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपकी लायबिलिटी ज़रूर बनती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि ऐसा करने से किसी की क्या है, डेथ कोज हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो इसमें देखते हैं फ्लेचर विच इज द कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन वो यूज हिज हर लैंड इन अननेचुरल मैनर एंड वो कीप्स एनी हैजार्डियस सब्सटेंस ऑन सच premises would be held liable under the principle of strict liability for any damage occurred on the escape of such perilous substance. However, the person is liable only when there is no natural use of land. The principle also strict liability when the escape is due to an act of stranger, act of God, for the example of natural calamity due to the person injured, or when it is happened with the consent of the person injured or with statutory authority. ओके, इसका मैं क्रक्स बता देता हूँ। देखिए, हजार्डियस चीज़ें रहती हैं, वो क्या है कि आपने देखा होगा जनरली सिटीज़ में क्या रहता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो क्या आपका रेजिडेंस एरिया से बाहर रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को पानी स्टोर करना रहता है, किसी को गैसेज स्टोर करनी रहती हैं, किसी को कोई अलग अलग खतरनाक केमिकल है वो स्टोर करने रहते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हजार्डियस चीज़ें हैं, इसको क्या है कि रेजिडेंस से दूर रखें। अब वहाँ पे क्या है कि लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उनकी इंटेंशन तो नहीं है किसी को मारने की पब्लिकली कि भाई कोई बंदा उससे इफेक्ट हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि जो भी आपके पास खतरनाक चीज़ें हैं आप उनको बड़ा ध्यान से रखें। इसलिए उनको क्या है कि रेजिडेंशियल जो भी एरिया रहता है सिटी का, उनसे दूर रखा जाता है। ठीक है, फिर कुछ इस केस में इन्होंने प्ली ली थी कि सर ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। बिल्कुल नहीं है एक्ट ऑफ गॉड कि भगवान ने जो कर दिया उसकी वजह से किसी को इंजरी हुई है, नहीं। उन्होंने क्या है कि लैंड के ऊपर अननेचुरल मैनर में क्या उसका यूज़ कर रहे थे हजार्डियस सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कुछ भी लगा लो। अब फॉर एग्जांपल आपके पड़ोसी ने क्या किया, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया अपने घर में, ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारें लगा के। ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा पानी डालोगे तो दीवार कभी ना कभी टूटेंगी, जैसे ही टूटती हैं आपके घर में पानी आ जाता है, आपके क्या है कि काफ़ी नुकसान होता है, आपका अनाज ख़राब हो जाता है। ठीक है, आपके कपड़े वपड़े, आपका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है आपको उस केस में। तो ये देखिए, अब यहाँ पे वाटर को भी हजार्डियस सब्सटेंस माना गया है क्योंकि आप इतना ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, आप 500, 1000, 200, 2000 लीटर पानी आप इकट्ठा करो अपने डेली रूटीन के यूज़ के लिए। उसके अलावा आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे मच्छी पालन कर रहे हो आप अपने रेजिडेंशियल एरिया में, और वो भी छत के ऊपर बड़ा सारा तालाब बना के। ठीक है, मतलब हजार्डियस कहने का मतलब यह है काफ़ी मात्रा में पानी आपने इकट्ठा किया रेजिडेंशियल एरिया में, वो टूटा, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, तो यहाँ पे हजार्डियस सब्सटेंस। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा करते हो दिस इज़ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये कॉमन लॉ से, कॉमन लॉ मतलब इंग्लैंड, क्योंकि हमारा जितना भी लॉ है, हमारा जो भी सिस्टम है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो कुछ भी हो, वो कहाँ से चलता है, कॉमन लॉ, यानी कि इंग्लैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उस केस में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी उसकी जगह अब अपने इंडिया वालों ने क्या किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को ईजाद किया। ये उसी की एक फॉर्म है, और ये कौन से केस में आया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की फॉर्म, लेकिन ये इंडिया में इसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग पहले 1980
ये केस है शायद 1989 के आसपास का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उससे पहले हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल था इंग्लैंड वाला उसी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जगह एब्सोलूट लाइबिलिटी को हमने फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज दैट व्हेनेवर द एंटरप्राइज इज engaged in any dangerous or hazardous activity that threatens the people working in the enterprise and those living nearby, it owes an absolute and non-deligible duty to the community that no harm will be caused. If harm is indeed caused, the enterprise will have to compensate for damage and can't use exception provided in the केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की कुछ एक्सेप्शन दी गई है। ठीक है, जब आप टोट पढ़ोगे आगे एलएलबी में, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आपको एक फुल फ्लेश टॉपिक मिलेगा। वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एब्सोलूट लाइबल में कहा कि हम उन एक्सेप्शन का भी यूज़ नहीं कर सकते। द एंटरप्राइज कांट क्लेम दैट हार्म हैज़ नॉट बीन कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, एब्सेंस ऑफ ड्यू केयर और दैट इट हैड टेकन ऑल रिस्पॉन्सिबल प्रिकॉशंस। ठीक है, तो जैसे आप एलएलबी पढ़ोगे आपको पता लगेगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या रहती हैं। कोई जनरल प्रिंसिपल है उससे जस्ट अपोजिट उसको एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में कहते कि कोई भी बच्चा यानी कि रिसेस यानी कि जो भी आपका पीरियड रहता है बीच का, यानी कि लंच टाइम तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा वॉशरूम के लिए, एक्सेप्टेड मॉनिटर, जो आपका क्लास मॉनिटर है उसको छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, राइट। ये एक एक्सेप्शन है। तो वहाँ पे जो मॉनिटर है, जनरल प्रिंसिपल आपकी मैम ने या सर ने बता दिया कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, लंच टाइम तक, लेकिन मॉनिटर को छोड़ के, तो मॉनिटर यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक वही चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन थी कि उस केस में आपको आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन एब्सोलूट जो लाइबिलिटी है उसमें तो उन एक्सेप्शन को भी कंसीडर नहीं किया गया कि आपकी एब्सोलूट लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। दिस इज़ द केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो टर्म्स हैं आप एलएलबी में जाके आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़। सो एमसीक्यूज है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल द कंपनी एलजी पॉलीमर्स बी लाइबल। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, बिल्कुल उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ, काफ़ी गैस फैल गई थी पूरे विशाखापट्टनम में। उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, बिल्कुल। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बिल्कुल बनती है। ऑल ऑफ द वा आंसर इज डी, क्योंकि हमने तीनों प्रिंसिपल की यहाँ पे बात की है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल कि जो पोल्यूटर है वो पे करेगा सभी को, किसको, पर्सनस को और इन्वायरमेंट को, जो भी नुकसान हो उसके लिए, दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एलजी पॉलीमर्स विल बी लाइबल टू पे अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल ओनली। बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंटल के लिए क्यों, वो सभी दोनों के लिए करेगा। अगला ऑप्शन वही है, अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंपनसेशन टू इंडिविजुअल वो स्पर्स द लॉस, यानी कि उसकी वजह से जो लॉस हुआ इंडिविजुअल को और इन्वायरमेंट को, दोनों के लिए पे करेगा। राइट आंसर इज बी। ठीक है, कंपनसेशन टू द विक्टिम नहीं, इन्वायरमेंटल और जो सफ़र हुआ सबको वो क्या करेगा, पे करेगा। तो आपको ये तीनों प्रिंसिपल देखो पहले दे दिए इन्होंने, प्रिंसिपल के बारे में बता दिया, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे, बड़ा इजी है, बड़े इजी आपको आंसर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद कॉमन इंटेंशन की हम बात करें, ये आपका आईपीसी से डील करता है, क्रिमिनल लॉ से डील करता है। कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज ए प्री अरेंज प्लान, यानी कि पहले हम किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, उसको हम कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। दो बंदे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, वो क्या है, मिलके क्या है कि किसी प्लान को कर लेते हैं कि हमें ये करना है। दिस इज द कॉमन इंटेंशन एंड एक्टिंग इन कंसर्ट परसेंट टू द प्लान। कॉमन इंटेंशन मीन कम्स इन टू ब्रिंग प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट। कोई भी एक्ट करना है उससे पहले आती है आपकी कॉमन इंटेंशन, विच नीड नॉट बी लॉन्ग गैप, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। टू ब्रिंग कॉमन इंटेंशन इन टू इफेक्ट ए प्री कंसर्ट इज नॉट नेसेसरली बी प्रूव्ड बट इट मे बी वेल डेवलप ऑन द स्पॉट एज बिटवीन एज ए नंबर ऑफ पर्सन एंड कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। ठीक है, अब देखिए लॉ में जब भी आपको किसी केस का डिसीजन देना होता है वहाँ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस मैटर करते हैं।
किसने क्या किया, कौन कहाँ पर था, किसने किसको फ़ोन किया, तो ये बाद की बात है, एलएलबी के बाद की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी कोट होल्ड ऑफ सी वेयर ओनली बी स्टेप्ड सी विद ए नाइफ बट ए इज़ आल्सो लाइबल फॉर मर्डर एज देयर वाज ए प्री कंसर्ट एक्शन। अब दो जनों ने मिलके मारा है, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है। अगर ए ने पकड़ा है, बी उसको चाकू से मार रहा है, ठीक है, सी को, यानी ए और बी है, उन्होंने सी का मर्डर किया। अब ए ने उसको होल्ड किया, बी उसको चाकू से स्टब कर रहा है, तो दोनों की क्या है, कॉमन इंटेंशन है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं मिलके, क्योंकि दोनों ने पहले मिलके प्लान किया था, वो वहाँ पे मिलेगा, मैं उसको होल्ड करूँगा, आप उसका काम कर देना, राइट। दिस इज द कॉमन इंटेंशन। इन द केस पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज ऑन द दिस पॉइंट दैट प्रायर कंसेंट नीड नॉट बी समथिंग ऑलवेज वेरी मच प्रायर टू द इंसिडेंट बट कुड वेल बी समथिंग दैट में डेवलप ऑन द स्पॉट ऑन द स्प्योर ऑफ द मोमेंट। कहते हैं कि एक केस था ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस में क्या था कि ऑन द स्पॉट भी क्या है कि आपकी कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने भाई के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ मार्केट में जा रहे हैं, कोई बंदा आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। उस केस में आपका दोनों का ऐसी इंटेंशन क्रिएट हो जाती है कि बस अब इसको तो मारना ही है या फिर इसको ग्रेव या सड़ देना है, ठीक है। अब एक क्या उसको होल्ड किए हुए, एक उसको मार रहा है ऑन द स्पॉट। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हम सी को मारेंगे वहाँ जाके, लेकिन ऑन द स्पॉट आपकी वो कॉमन इंटेंशन भी क्रिएट हो सकती है, राइट। दिस इज द मेन चीज़। नाउ कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन में। हम इसको देखते हैं। कॉमन इंटेंशन डज नॉट मीन सिमिलर इंटेंशन, बिल्कुल सही बात है ऑब्जर्वेबल पर्सन। टू कॉन्स्टिट्यूट कॉमन इंटेंशन इट इज़ नेसेसरी दैट इंटेंशन ऑफ ईच वन ऑफ द देम टू बी नोन टू द रेस्ट ऑफ देम। कहते हैं 5 लोग हैं मिलके किसी काम को करने वाले हैं, किसी का मर्डर करने वाले हैं, बैंक लूटने वाले हैं, रॉबरी करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं। उस केस में उनका पहले प्लान एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे। दिस इज द कॉमन इंटेंशन। इन द केस ऑफ द मोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन विच डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। कहता है एट ए टाइम क्या क्रिएट हो सकती है, मोमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर इंटेंशन। बिल्कुल equated a number of person at the same time. The distinction between a common intention and similar intention may be fine, but it nonetheless a real one, and if overlooked may lead to miscarriage of justice. The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they shared the common intention to commit the offense in question. It is necessary that intention of each one of several person be known to each other for constituting common intention. अब यहाँ पे common intention और similar intention की बात करें, देखिए कॉमन इंटेंशन में क्या है कि आपको काम करना है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से, आप एक दूसरे की जो भी आपके दिमाग में वो एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए। ए बी सी डी 5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उन्होंने किसी का मर्डर करना है, बैंक लूटना है। उस केस में उनकी जो पहले का जो भी एक्ट करना है, उनके दिमाग में जो जो चीज़ें वो एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए। दिस इज़ द कॉमन इंटेंशन, क्योंकि उन्होंने कॉमन एक्ट करना है। अब उसमें ये मैटर नहीं करता कोई कितना एक्ट कर रहा है। कोई मान लो बैंक के अंदर घुस रहा है, कोई किसी को रिवॉल्वर निकाल के दिखा रहा है, ठीक है, मैटर नहीं। कोई बाइक लेके बाहर खड़ा है, ठीक है, भागने के लिए, या किसी ने क्या है कि रिवॉल्वर प्रोवाइड करवाया, ठीक है, कोई बुलेट्स ये लेके आ रहा है। सो एक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए एक ही चीज़ पे। तो दिस इज़ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। जबकि सिमिलर इंटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं रहता। दोनों का अपना ऑब्जेक्टिव अलग रहता है, लेकिन जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो सिमिलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों जा रहे हैं, एक्स उनको मिल जाता है कहीं पे, अब वो क्या है कि मारने लग जाते हैं दोनों ही उसको, जबकि पहले कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। देखिए पहले वहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मोटिव था, वो अलग अलग था। वो उससे ए एक्स को मार रहा था क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे, बी एक्स को मार रहा था क्योंकि उसने उसको एक दिन गालियाँ निकाली थी, ठीक है, या कोई ऐसा काम किया था जिससे वो काफ़ी नाराज़ था और वो उस चीज़ का बदला ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर इंटेंशन है। इंटेंशन क्या है, वो दोनों उसको मारना चाहते हैं, ठीक है, उसको ग्रेवियस हर्ट करना चाहते हैं, या जो भी उनकी इच्छा है। कॉमन इंटेंशन है उसको मारना चाहते हैं, सॉरी सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन ये है कि उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है।
जबकि कॉमन इंटेंशन में आपका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए। सो हमने ये प्रिंसिपल अब समझे। अब इसके ऊपर हम क्या है कि एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ए गैंग ऑफ 6 मेंबर्स वेंट टू बैंक आर्म्ड विद वेपन टू कमिट ए हेस्ट while 5 of the gang members went inside the bank. Mr. A, the sixth member, waited outside the bank to alert them of any threat. During the haste, one of the gang members fired a gun at the branch manager. As a result, he died. All 5 escaped, but Mr. A was caught and arrested. Now, choose the most appropriate option as per the principle stated in the above passage. मैंने पहले ही बताया, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, कोई एक्ट करने गए हैं, सभी का मिला हुआ है, तो उसके ऊपर क्या है, वो कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। ऑप्शन देखिए आप एक बार। मिस ए इज़ नॉट लायबल फॉर मर्डर एज ही वॉज आउटसाइड द बैंक एंड देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन। बिल्कुल थी, आप कैसे कह सकते हैं कॉमन इंटेंशन नहीं थी तभी तो वो सभी मिल के गए बैंक लूटने, और वो तभी तो किसी का वेट देख रहा था कि कोई खतरा तो नहीं है बाहर से, पुलिस या कोई और ऐसी मतलब कोई खतरा तो नहीं है जो अंदर गए हैं उनके लिए। मिस ए अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग आर लाइबल फॉर मर्डर एज देयर वाज ए कॉमन इंटेंशन। दिस इज़ द राइट आंसर। कॉमन इंटेंशन है सबकी यहाँ पे, क्योंकि सभी का मीटिंग ऑफ माइंड था, पहले बैंक लूटना था, सभी मिलके आए थे। अब मैंने ये पहले बताया था, मैटर नहीं करता कि उनमें से कौन क्या एक्ट कर रहा है। ज़रूरी नहीं एक बंदा सिर्फ पैसे ही निकाल रहा है, 5 में से अंदर जाने के बाद एक बंदा सिर्फ पैसे ही इकट्ठे कर रहा है, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। पैसे इकट्ठा करना कौन सा जुर्म है, वो सिर्फ पैसे फटाफट बैग में डाल रहा है, लेके निकल लिया, तो वो भी कॉमन इंटेंशन, वो भी लायबल रहेगा मर्डर के लिए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक बैंक डकैती होती है और उस केस में जो पोस्ट ऑफिस में, और ये पोस्ट मास्टर केस के नाम से काफ़ी फेमस केस है। उस केस में वो जो हेड पोस्ट मास्टर रहता है उसको मार देते हैं वीरेंद्र कुमार। फिर कहता है जी मैं तो लायबल नहीं हूँ, कोर्ट ने डिनाई किया बिल्कुल आप लायबल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन इंटेंशन है। और इसके ऊपर सेक्शन 34 अप्लाई किया गया, जो कि हमारा आईपीसी से डील करता है, यानी कि इंडियन पिनल कोड से डील करता है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, राइट। तो सभी को लायबल किया गया। सो ये जब भी आप एलएलबी करोगे या कोई भी लॉ का एग्जाम दोगे, उसमें आपसे लैंडमार्क जजमेंट पूछी जाएगी, विच केस डील्स विद द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन, कि जो सिमिलर इंटेंशन है और कॉमन इंटेंशन है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन से केस में है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। और ये उसी की लिस्टेशन बेस्ड आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि जो भी लैंडमार्क जजमेंट होती है उसी के ऊपर आपको जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांस नाम की जगह पे आपको ABC करके दे दिया जाता है, तो आपको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, उनकी कॉमन इंटेंशन थी। सो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। सो अभी हम इसी तरह के MCQs और कुछ लीगल रीजनिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है हम इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है प्लीज़ क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लीगल रीजनिंग होप्स हो कि क्लैट के बच्चों के लिए हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाएं। लीगल रीजनिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको किस तरह के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है। अगर अच्छा रिस्पांस रहता है हम ओबियसली आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन यानी कि आपका सब्सक्राइब किया हुआ और आपका लाइक किया हुआ ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीगल रीजनिंग पे वीडियोस लेके आएँ। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।